Yes, my dear class, very good morning to all. I hope you all are well at your home. Okay, beta, great. Now, today we will start new topic related to the electric potential as we are studying electric potential chapter. Today's topic is electric potential due to continuous charge distribution. बेटा अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था वो एक पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज के रिगार्डिंग उसके कारण किसी एक पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया, उसके हमने फॉर्मूलाज चेक किए और एक एडिशनल हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वो रिलेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो रिलेशन क्या थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस रिलेशन को। वो रिलेशन जो हमारी आई थी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो हम V निकालते थे, ठीक है, बेसिकली डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपली ये रहता था E डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था ये, ठीक है, और ये नेगेटिव आ जाता था। इन द केस अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज कॉन्टिन्यूस कह रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी ये ऐसा ही होता था, ठीक है, डॉट डी आर हो जाता था, बस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर छोटा हो जाता था। एक छोटे से पार्ट का तुम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इंटीग्रेट कर देते थे। सिंपल, ये दो हमने फॉर्मूलाज किए थे इन द लास्ट क्लास। बेटा आज हम इन फॉर्मूलाज को यूज भी करेंगे और एक ऑलरेडी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था, एक डेरिवेशन की थी, याद है, मैंने कहा था ये सिंगल डेरिवेशन 3 डेरिवेशंस की इक्वल रहेगी। उसका जो फॉर्मूला आया था वो भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। वो फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सोर्स चार्ज और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आज हम और क्या क्या करेंगे, लेट्स सी देखते हैं। आज हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये एक रिंग है और रिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब मैं इस कंप्लीट रिंग को एक पॉइंट नहीं मान सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस रिंग के बहुत स्मॉल 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 पार्ट्स कर दूंगा, सेगमेंट्स बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स लिए हैं, ये चेक कर सकते हो। हमने ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था जब हमारी क्लासेस चल रही थी, जब हम स्कूल में थे। तो यहाँ पर ये जो हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया और एक स्मॉल सेगमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया, सिर्फ मैंने 2 सेगमेंट्स लिए। पूरी रिंग में ऐसे तुम कहीं पर भी सेगमेंट्स ले सकते हो। तो उस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कंप्लीट चार्ज इस रिंग के ऊपर है Q, कैपिटल Q, तो स्मॉल सेगमेंट के ऊपर स्मॉल चार्ज होगा dq। ठीक है, रेडियस है रिंग का कैपिटल R, डिस्टेंस है एक पॉइंट पर जहां पे तुम कैलकुलेट करना चाहते हो, ये कोई एक पॉइंट है P, यहां पर तुम कैलकुलेट करना चाहते हो, सेंटर से इसका डिस्टेंस है x, और ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा वो तुमने ले लिया r। ये तुमने अपनी तरफ से एज्यूम किए, इसलिए इसके रिगार्डिंग आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर में ये वाला r हाईलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये r हमारी अपनी अजम्पशन है। जो गिवन है वो रेडियस गिवन है और डिस्टेंस गिवन है इस पॉइंट का। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक रिंग है, दिस इज अ वन रिंग, एक हमने रिंग लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसके लिए कुछ कंसीडरेशन करते हैं। ये डायग्राम सबको समझ आ गया होगा कि एक रिंग है, दो स्मॉल सेगमेंट्स लिए गए हैं। जो स्मॉल सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है dq। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने r ले लिया। नाउ कम हियर, कंसीडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग अ चार्ज dq, हमने कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंट जिस पे चार्ज है dq। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सिर्फ इस छोटे से के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, सिर्फ छोटे से के कारण, पूरे रिंग के कारण नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक रिंग को हम, या ये लगा लो कि वी कैन नॉट कंसीडर दिस फुल रिंग एज अ पॉइंट, तो इसलिए हमने वहां पर एक बहुत स्मॉल सेगमेंट लिया है रिंग का, और उसके कारण हम इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया डिस्टेंस r। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये कंसीडरेशन सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, कंसीडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग अ चार्ज dq, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज dq, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के कारण, dq के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो कितना आएगा, dv। इसको बेटा अब ये हटा देते हैं, ये आएगा बेटा dv स्मॉल, देखो स्मॉल चार्ज है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा dv।
इज इक्वल टू के। देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये फॉर्मूला हमारा कि ये एक पॉइंट है, ये एक सोर्स है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है के, इधर चार्ज आ जाता है सोर्स चार्ज दिस टाइम हमारा dq है, तो यहाँ पर हमने dq रखा और डिस्टेंस है पॉइंट में और इस dq में कितना r था, तो यहाँ पे हमने r डिवाइड कर दिया। ठीक है, dv इज इक्वल टू k dq। r को मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो मैंने आर को पुट कर दिया। अब dv आ चुका है एक स्मॉल चार्ज के कारण, इस पॉइंट पे तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सक्सेसफुली कैलकुलेट कर दिया। कुछ भी नहीं किया तुमने, जस्ट फार्मूला लगाया बेटा, कुछ नहीं किया, तो तुमने ये भूल जाओगे तुमने कंसीडर किया हुआ है, और ये पूरी रिंग है तुम्हारे पास, सोचो ये dq है। ठीक है, अब क्या करो, उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, कंप्लीट रिंग में आ जाएगा हमारे पास। तो ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी v से, तो इसको v लिखा, v का टोटल पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, dv को इंटीग्रेट कर दिया, इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहना बेटा। अब dv की वैल्यू को पुट कर देते हैं, k जो है और x और r है, देखो x चेंज नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस पॉइंट का चेंज नहीं हो रहा और रेडियस रिंग का चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट होने के कारण बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन में से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर रह गया dq। टोटल चार्ज है रिंग का कितना, q। अगर टोटल चार्ज q है तो q पुट कर देंगे, dq का क्या हो जाएगा q, तो आंसर आ जाएगा kq डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा पोटेंशियल आया किसके कारण, ड्यू टू अ रिंग। वेरी सिंपल डेरिवेशन। आज का बेटा चैप्टर जो लेक्चर है आज का, ये लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कल से 2-3 दिन अब हमारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। बट कल से पहले जो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें क्या करना है, हमको ये करना है कि हमें फॉर्मूलाज को लिख के रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूलाज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फिर तुम्हें नोट्स में भागना पड़ेगा, फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने होने चाहिए न्यूमेरिकल्स करते टाइम, तभी न्यूमेरिकल्स करने में तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और मजा आएगा, फील आएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, मजा ही नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो यहां तक हमने किया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूलाज। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट भी है और ऑलरेडी हमने किया भी हुआ इस टाइप का, जो गॉस हमने किया था ये उसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा ना देखने में। तो चेक करते हैं बेटा एक बार कि क्या है यहाँ पे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, मैंने फील्ड लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू, ये ध्यान में रखना, एक ही डेरिवेशन में मैं 3 करवाने जा रहा हूं फिर से, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों के केसेस में स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज कहां होगा, सरफेस पे होगा, क्योंकि अगर वो सॉलिड और है लेकिन कंडक्टिंग है तब भी सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि अगर हम सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो रिपेल करके अपने आप सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, होलो कंडक्टिंग, अंदर कुछ है ही नहीं, वो तो होलो ही है, तो सारा सरफेस ही है उसके पास। एंड नॉन कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, ये ध्यान रखना, होलो नॉन कंडक्टिंग, जो नॉन कंडक्टिंग भी है लेकिन अंदर से होलो है तब भी चार्ज सरफेस पे। तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है, सेम है, सब कुछ सेम है। बहुत ध्यान से समझना कि ये एक्चुअल में करना क्या है। अब इसमें तो ध्यान से देखना बेटा, केस फर्स्ट जो है आउटसाइड द स्फीयर, मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूं कि मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है, इसका टोटल चार्ज मैंने क्यू ले लिया, टोटल चार्ज कितना मान लिया क्यू, और रेडियस ले लिया स्फीयर का आर, कैपिटल आर स्फीयर का रेडियस लेंगे, एक्चुअल स्फीयर का रेडियस लेंगे। ठीक है, जैसे हम गॉस में करते थे। और उसके बाद मैंने बेटा केस फर्स्ट लिया, जैसे हमने गॉस में भी 3 केस लिए थे, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस एंड देन इनसाइड द स्फीयर। ऐसे ही यहां पे करेंगे लेकिन ये इजी है। तो आउटसाइड द स्फीयर सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें थोड़ा सा एडिशंस का या हम उसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पोटेंशियल में तुम्हारे को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, ये एक स्केलर होने के कारण तुम इसको डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई एडिशनल वेक्टर रूल्स नहीं लगते इसके ऊपर। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी इजी हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, और इसकी डेरिवेशंस भी इजी रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आउटसाइड द स्फीयर में क्या करना है हमें।
मैंने एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया जो स्फीयर से बाहर है, ठीक है। तो दैट मींस स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो गया, क्यों? कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर और पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। वही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेटा जो हमने किया था इन द रिलेशन में, याद है क्या किया था? जो डेल्टा वी था वो क्या था? माइनस, अगर मैं इंटीग्रेशन ना करूं, यूनिफॉर्म की बात करूं तो डी आर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला था। और अगर मैं बात करूंगा इसमें किसकी किसकी बात करूंगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सिंपली यहां पर इंटीग्रेशन लगा देना। तो वही मैंने फॉर्मूला यहां पे यूज कर लिया। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन उसमें लगाना है जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कंफर्म नहीं है। ओके, आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर, ये डेल्टा वी हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, तो माइनस ई डी आर, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। तो माइनस ई डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब पॉइंट ये है कि पी पॉइंट पे अगर तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो तो पोटेंशियल का तो डिफरेंस चेक किया जाता है। हम कहेंगे इट्स ओके, डिफरेंस चेक किया जाता है, कोई नहीं। हाँ, तुम यहाँ पर हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल कर दो। हम कहेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आए हो और उस पॉइंट पे रख दिया। मतलब अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट चेक कर रहे हैं तो दैट मींस एक पॉइंट इन्फिनिटी बन जाता है, रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, लेकिन रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही। यहाँ पर चेक करो ना, ये डेल्टा वी लगा हुआ है, ठीक है। डेल्टा वी का मतलब है डिफरेंस आ रहा है। जो ये फॉर्मूला हमने जो रिलेशन करी थी ना, ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए लगा लो या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए थी। अगर पॉइंट की बात करते हैं तो एक पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी। तो इस पी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है या इस पी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं ओनली ऑन दिस पॉइंट, तो इसका मतलब मैं कहीं पीछे से इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहां पर लेके आया हूं। किसको? टेस्ट चार्ज। यहां पे पहुंचेगा टेस्ट चार्ज बेटा, सिर्फ टेस्ट चार्ज। पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता है ये पॉइंट्स हम कर चुके हैं। ओके, तो बेटा सिंपली फॉर्मूला लगा है, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिंपल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला तो बेटा ऐसे याद कर लो बस जैसे तुम्हें अपना नाम याद है। अपना नाम चाहे भूल जाओ पर इस फॉर्मूले को कभी ना भूलना। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लेंथ से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है ना। तो ई डी आर कॉस थीटा किया। अब थीटा की बात करते हैं। तो थीटा तो बेटा यहां पर अगर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं किसी स्मॉल सरफेस के कारण तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं डी आर की, तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर थीटा मेरे को कितना मिलेगा बेटा? 0 डिग्री का। थीटा कैसे 0 डिग्री आया? सबको समझ आया ये पॉइंट या नहीं आया? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक स्फीयर है, स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रहा होगा, इधर भी होगा, इधर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे तुम बोलते हो ना, रेडियल, अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जिस मर्जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो। अब तुम देखोगे तुम्हारा पोजीशन वेक्टर किस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तुम डिस्प्लेस हो रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दैट मींस क्या होगा इन दिस केस? तुम्हारा जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर कर दिया। अब देखो मैंने यहां पर डेल्टा वी को क्या लिख दिया? वीपी, दैट इज द फाइनल पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन। इनिशियली हम कहां थे? इन्फिनिटी पे, फाइनली कहां गए? पी पे। तो दिस इज द फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल, इज इक्वल टू माइनस ई। अब ई की बात करनी है तो अभी तो यहाँ ईडीआर लिखा हुआ है क्योंकि थीटा हमारा क्या हो चुका है? 0 होने के कारण 1 हो चुका है। लेकिन ई का फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारे पास, अभी अभी हमने यहाँ पे भी लगाया था ना ई का फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हम पढ़ चुके हैं, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर बेटा मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना इस चीज पे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशंस को ध्यान से किया करो तभी मजा आएगा, तभी न्यूमेरिकल्स भी इजी होंगे, गलतियां नहीं होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट सोर्स चार्ज से इस चार्ज से कितनी दूरी पर है? r डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, ठीक है। अब मैं किसी सोर्स चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो सोर्स चार्ज है मेरा इस टाइम q, जो स्फीयर का चार्ज है। उस पूरे स्फीयर के कारण मैं इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा? k, सोर्स चार्ज को क्या लिखा? टोटल चार्ज कितना? q,
और ये वाला डिस्टेंस P पॉइंट है कितना सेंटर से r, तो r का स्क्वायर इनटू dr एज इट इज। कोई डाउट किसी को? लिमिट लगाएंगे तो बेटा क्या लगेगी, इन्फिनिटी से r, तुम आए कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, r तक। ओके, तो vp माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1/r² का इंटीग्रेशन करके मैंने लिख दिया, क्योंकि अब इतने स्टेप्स तो तुम्हें भी करने हैं ना, कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ होगा 1/r² का, यहाँ पर देख लो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कहीं प्रॉब्लम है, बट इतनी बार भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, मेडिकल स्टूडेंट्स भी अब थोड़ा ध्यान दें, इस चीज के फेमिलियर हो जाए, क्योंकि ये चीजें बहुत बार आ चुकी है बेटा। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे r-2 लिखेंगे, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे, -2 में +1 कर देंगे और -2 + 1 से डिवाइड कर देंगे, ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा -1, ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आया हुआ है यहाँ पर भी, तो और ये बन जाएगा r-1 नीचे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा r-1 नीचे हो जाएगा -1, तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और r-1 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये आ गया 1/r, ठीक है। और इन्फिनिटी टू r लिमिट है, फिर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी है वो जीरो हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/r। तो आंसर आ गया बेटा पोटेंशियल का क्या, KQ/r, और यही वैसे हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था ना अगर स्क्वायर में हटा दूं तो सेम तो है ये फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का बन जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, जो स्फीयर के कारण कौन कौन सा स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो आंसर आएगा वो ये आएगा तुम्हारा, एट एनी पॉइंट which is placed at a distance r from the center, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। अब इसी के अंदर बेटा मैं दूसरी डेरिवेशन कर रहा हूँ, दूसरी डेरिवेशन नहीं मतलब इसका दूसरा केस कर रहा हूँ, तो तुम उस केस को अलग चाहो तो अलग दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कर लेना जैसा मैं करने जा रहा हूँ। तो ध्यान देना बेटा, आज बेटा इसका थ्योरी खत्म कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, चाहे वीडियो जितना मर्जी लंबा हो जाए, बेसिकली खत्म हो ही जैसी है। केस 2 बहुत सिंपल है बेटा, केस 2 पे क्या करना है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पे अगर मैं आता हूं तो इसका मतलब मेरा स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हो गए, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लो, देयरफॉर Vp क्या आ जाएगा बेटा, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। लो जी, केस 2 खत्म। अब केस 3 इंपॉर्टेंट है, वो समझना है हमने, केस 3 क्या है इसका। बेसिकली केस 3 जो है उसका फंडा समझना कि हाँ उसका लॉजिक क्या है केस 3 का। लेट्स सी केस 3। बेटा केस 3 क्या है, केस 3 का मतलब होता है, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं, केस 3 हम बाद में कर लेंगे, भूल जाओ केस 3 को। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बात की जाए, जैसा आज तक हम पढ़ते आए हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, हम जो पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कि अगर तुम पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है या होलो स्फीयर है या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, गॉस में भी हमने पढ़ा, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या इनसाइड द कंडक्टर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आंसर है नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द होलो स्फीयर, होलो को तो वैसे ही समझिए ना अंदर खाली है, तो वहां पे तो चार्ज होगा ही नहीं, और अगर वो भरा भी हुआ है लेकिन वो कंडक्टर है तब भी उसमें चार्ज नहीं होगा, तो जहां पे चार्ज ही नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो डेट मींस अगर तुम पॉइंट को इनसाइड द स्फीयर लेकर आते हो और वो स्फीयर एक कंडक्टिंग है या होलो है, तो डेट मींस उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तो आंसर है क्या, वहां पे पोटेंशियल खत्म हो जाएगा या होगा ही नहीं। तो आंसर है, देखो जो चार्ज के पास पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, पोटेंशियल मींस एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी अगर तुम उसको मूव करते हो, उसकी लोकेशन चेंज करते हो इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चेंज तब करता है जब उस पर हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो अपनी एनर्जी कम करता है या ज्यादा करता है, वो हम वर्क करते हैं तब करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि एनर्जी चार्ज अपनी कब कम करता है, तो हम कहेंगे एनर्जी डिक्रीज होती है या पोटेंशियल डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एनर्जी गेन होती है, पोटेंशियल गेन होता है। क्लियर है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
तो फिर बेटा हम इस फॉर्मूले से क्या समझते हैं, इस फॉर्मूले से हम ये समझते हैं ना कि अगर यहाँ पर देखेंगे, सारे सारे यहाँ पर देखेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्या हो जाएगा, डेल्टा v जीरो। डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब है चेंज। भाई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। जितना पोटेंशियल उसका सरफेस पे आ गया था, ये देखो, ये बेटा P जो है, P को मैं S बना देता हूं, सरफेस, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल R हो गया ना। तो जितना पोटेंशियल बेटा उसका सरफेस पर आ गया था, क्योंकि सरफेस तक तो तुमने जब उसको मूव करोगे तब वो जो चार्ज, टेस्ट चार्ज हमारा मूव होगा, वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेरी गुड। तो लेकिन इनसाइड द, अब सरफेस तक आने में कुछ एनर्जी तो है, कुछ पोटेंशियल तो है ना उसके बाद, लेकिन जब आप उसे फर्दर इनसाइड मूव करोगे तब वो उसका पोटेंशियल जो है वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो डेल्टा नहीं आएगा। डेल्टा का मतलब समझते हो, चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आएगा तो डेट मींस, जैसे कि मान लो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो डेट मींस चेंज ही नहीं हुआ, माइनस जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, जब चेंज करोगे तभी तो कुछ आंसर आएगा। 5 माइनस 5 कर दो, कोई चेंज ही नहीं है, तो डेट मींस व्हाट, जीरो। तो वही यहां पर है बेटा। तो डेट मींस अगर मैं केस थर्ड की बात करता हूं, तो केस थर्ड को लिख लो, अच्छे से लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। केस थर्ड समझ आया, केस थर्ड क्या है। केस थर्ड में पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है बेटा, चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो डेट मींस वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। ओके, तो करते हैं बेटा फिर आगे स्टार्ट। नाउ राइट डाउन केस नंबर 3। मैं यहां लिख देता हूं केस 3। यस बेटा, केस 3, inside the sphere। बेटा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इस टाइम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। हम भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि हाँ तुम्हारा अच्छे से रिजल्ट आए, कोई टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा साबित हो कि तुम्हें बहुत एम्पल टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, बहुत मतलब ऐसा टाइम मिल गया कि जो मिल ही नहीं सकता था। इसको बहुत पॉजिटिव मैनर में लेके आओ बेटा। तो उसके कारण ये मत सोचना कि नहीं हो नहीं पा रहा है, बहुत अच्छे से होगा। हर न्यूमेरिकल हम करेंगे, ध्यान से समझो, और वीडियोस है, जब मर्जी दिल करे दोबारा देखो, बट करो बेटा, ठीक है। ऐसा ना हो कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, मैं नहीं चाहता बाद में कर लेता। इस टाइम मैं खड़ा हूं तो मेरे फेस से रीड कर सकते हो कि इस टाइम मेरे अंदर एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, ठीक है। मेरी खुद की ही तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। कोई नहीं, 1 घंटा मैं यहाँ पे आराम से पढ़ा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा प्लीज टाइम यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो लॉकडाउन में है, वो भी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे, तो इनसाइड द स्फीयर में ई तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड द स्फीयर आर को क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस देन। अब ये स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, जीरो इनसाइड द स्फीयर। Therefore delta v is equal to 0. It means this implies potential v remains constant everywhere inside the sphere। लो बेटा, तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा हर पॉइंट पर इनसाइड द स्फीयर। एट एनी पॉइंट भी लिख सकते हो इनसाइड द स्फीयर, और एट एवरीवेयर इनसाइड द स्फीयर। ओके, तो बेटा ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो करनी है। वो डेरिवेशन क्या है, ध्यान से देखना।
अभी तक तुमने सॉलिड कंडक्टिंग कर लिया, होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कर लिया, सिर्फ ये सारे केसेस सेम है क्योंकि इसलिए एक ही में कर दिया हमने सारे केसेस। अब बात क्या आती है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये आता है कि अभी तक हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग नहीं किया। एक ही केस होता है जो अलग हो जाता है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग भी है और सॉलिड भी है तो उसका केस डिफरेंट होगा, फिर उसके इनसाइड में ई जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ई की वैल्यू होगी। अगर ई की वैल्यू होगी तो फिर पॉइंट आ जाएगा, पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो वो पोटेंशियल हमें बताना है। और मैं फिर से पॉइंट एक और क्लियर करता हूं तुम्हें कि तुम अपनी हेडिंग बनाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जो स्फीयर मिलेगा तुम्हें वो कैसा मिलेगा बेटा, नॉन कंडक्टिंग तो होगा बट साथ में सॉलिड भी होगा। तीन केस बनेंगे, केस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। केस फर्स्ट वही होगा आउटसाइड द स्फीयर, केस सेकंड होगा ऑन द स्फीयर, केस थर्ड होगा इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर, these two cases will remain same as it is। तो एज इट इज कॉपी कर दोगे उन केसेस को, सिर्फ मैं यहाँ पे केस थर्ड सॉल्व करूंगा, जो हमारा केस यहाँ पे जीरो आ रहा था उस केस में वो जीरो नहीं होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। बाकी तो इसका टोटल चार्ज जो क्यू होगा नॉन कंडक्टिंग का इस पॉइंट पे सेम आंसर देगा, सरफेस तक सेम आंसर देगा। इनसाइड जब अंदर जाएंगे तो वो चार्ज की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे गॉस में किया था नॉन कंडक्टिंग में, अच्छे से समझ आती है। हमें रो को यूज कर सकते हैं उसमें, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड है मैं उससे करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना उस मेथड को। इजी है, नॉट सो हार्ड, बहुत मैं टफ नहीं लेके जा रहा। हाँ बट उसके लिए एक सीबीएसई वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है। कभी होता था सीबीएसई का पार्ट, अब वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है। वो मुझे जो है नीट के लिए और जेई के लिए कवर अप करना है, क्योंकि उसका फॉर्मूला मुझे चाहिए। कहोगे तो मैं तो फॉर्मूला भी लिख दूंगा यहाँ पे, जस्ट फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला थोड़ा लेंथी भी होता है, उसको तुम्हें क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली कहोगे तो अगर टाइम सेव करना तो हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो नीट में जेई में कहीं पे डेरिवेशन का जिक्र नहीं होता कि डेरिवेशन करनी है या नहीं करनी, ठीक है। एज पर द रिक्वेस्ट, तुम अगर चाहते हो कि मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूं तो ठीक है, मुझे बता देना, अपना मैसेज कर देना, मैं फिर उसकी वीडियो बना दूंगा, या तो मैं एक छोटी वीडियो बनाकर 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी तो वो भेज दूंगा। कहोगे तो मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी इस टाइम एनर्जी लेवल बहुत डाउन है और वो आता नहीं है गारंटेड, क्योंकि वो सीबीएसई का पार्ट ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है, सीबीएसई का पार्ट तो हमने कवर अप कर दिया है, ठीक है। आज मैं ये तुम्हें कंपटीशन का ही थोड़ा सा पार्ट लेकर बैठा हूँ कि हाँ यहाँ पर ये हमें कवर अप करने। कल जब तुम न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स करोगे ना, तब उसमें पता चलेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, हाँ मैं उसका आंसर लिख देता हूँ बेटा, वो आंसर बहुत अच्छे से लिख लो। दोनों पार्ट सेम चलेंगे बेटा, केस फर्स्ट केस सेकंड सेम चलेगा, केस थर्ड को ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन उसका सिर्फ आंसर ही हमें चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में वो डेरिवेशन नहीं है, सीबीएसई में तो ये भी नहीं है, ठीक है। सीबीएसई का जो पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया था, जिसके अंदर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स और ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज के कारण निकाली। फिर उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट करी, वही एक ही डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन है। सबसे इजी पार्ट पोटेंशियल ही है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सबसे इजी, और सबसे बड़ी बात स्केलर है, और सबसे बड़ी बात इसका न्यूमेरिकल आता है। मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से इजी इंपॉर्टेंट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेरिवेशन में सबसे कम, समझने में सबसे इजी, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, वर्क डन ही तो है। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से देखना सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेरिवेशंस को। और बेटा मैं उसका आंसर यहाँ लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत केयरफुली इसके सारे के सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे लिखे होने चाहिए कल तक, क्योंकि मुझे फिर न्यूमेरिकल्स करवाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही तुम्हें हो। ओके ये स्टूडेंट्स तुम देख सकते हो, मैंने वो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं। These two formulas are very important formula for competition, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम 99.9% यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूले में तब यूज करते हैं अगर तुम्हें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन हो, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में क्या रहेगा वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर जो तुम्हें रो की वैल्यू लेनी है वो ये लेनी पड़ेगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि रो का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इंटू चार्ज, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यही होगा ना, वॉल्यूम इंटू चार्ज, तो ये वॉल्यूम ये चार्ज,
तो फिर ये तुम दोनों फॉर्मूला, ये वाला ज्यादा फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना, मैं कहता हूँ ये वाला लर्न करो। इसको भी ध्यान में रखो, सेम है, थोड़ा सा चेंज है, इस रो के कारण थोड़ा चेंज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए दोनों सेम फॉर्मूलाज है, डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसमें रो यूज हो रहा है, ये विदाउट रो है, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यूज नहीं हो रही। तो ये बेटा दोनों फॉर्मूला तुम नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ, मे भी कभी आ जाए, क्योंकि अब 1 to 20 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे नॉर्मल आते हैं, ग्राफ बनाने को दे सकते हैं, वैसे सीबीएसई का नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। उसमें तो आ ही सकता है हमारा नीट में। तो बेटा ग्राफ कैसे अगर पूछा जाए, जैसे हमने उसका ग्राफ बनाया था ना, कुछ पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ बेटा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वैसे प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली वो इतना ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए हम अपना टाइम वेस्ट करें कि हमारे को डेरिवेशन आएगी, डेरिवेशन नहीं आएगी, पॉइंट्स याद कर लो। अगर बात करते हैं नॉन कंडक्ट, पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। ये जो ग्राफ है ये मैं इनके लिए बना रहा हूँ, तीनों के लिए, सॉलिड, हॉलो, जिनके अंदर ई जीरो होता है। तो जिनके अंदर ई जीरो होता है बेटा, ये तो आर हो गया, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब गॉस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे आर होता था, और सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ये हमको पता है, ये सरफेस है तो कैपिटल आर होगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, इसके आगे वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर उसके आगे वो कम होता जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे डिवाइड में स्मॉल आर होता है ना, कभी कैपिटल आर तो कभी स्मॉल आर। लेकिन अब गॉस में हम यहाँ पर भी नहीं बनाते थे, ये डॉटेड डॉटेड होती थी, ठीक है। गॉस में हम यहां पर नहीं बनाते थे क्योंकि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, लेकिन पोटेंशियल तो है, जीरो तो नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, जितना सरफेस पे आ गया फिर वो चेंज नहीं होगा। हम कहेंगे सरफेस पे तो इतना था, तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। तो बेटा ये इसका ग्राफ बनेगा, ये सरफेस, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया आउटसाइड। ये ग्राफ बना लो बेटा इसका, ठीक है, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ बेटा इन तीनों के लिए, जिसके अंदर ई जीरो होगा, ये पता है ना ई किसमें जीरो होगा, जो कंडक्टिंग होगा, सॉलिड होगा, या होलो कंडक्टिंग होगा, या होलो नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, ये इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये ग्राफ बना लीजिए, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट में ना तुम्हें एक पॉइंट लर्न कर लो, नोट करके लिखो इस पॉइंट को, नोट लिखो। अब ये जो नोट है, ये नोट जो लिखोगे फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए मैं लिखवा रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए पॉइंट नोट करके लिखना बेटा। उसके सेंटर में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सेंटर, पूरा लिखना तो पूरा लिख सकते हो, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। ये बेटा लर्न भी कर लो, वैसे इसकी डेरिवेशन प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। अगर हम ये डेरिवेशन करते तो आगे वैल्यू रख के प्रूफ हो जाता, आर को जीरो करके, आर जीरो इन द सेंस सेंटर पे आर तो जीरो हो जाएगा ना, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, नहीं है, बट ये पॉइंट पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगी, लिख के दे सकता हूं मैं, पॉइंट की डेरिवेशन नहीं आएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी तुमने। तो ये पॉइंट लर्न करो, मैं ये चाहता हूं ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा, किसमें, नॉन कंडक्टिंग में, वो 1.5 गुना हो जाएगा, सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करोगे ना, एनर्जी गेन कर लेगा पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जब भी मूव करते हैं और अगेंस्ट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट जाओगे, तब तो एनर्जी गेन होगी होगी। तो 1.5 होती है, ये फिक्स होती है, ठीक है। 1.5 का मतलब क्या होगा, 3/2, ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई, मतलब VC इज इक्वल टू 3/2 V सरफेस, ओके। इसका ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, क्या इसका भी यही ग्राफ बनेगा, हम कहेंगे नहीं इसका ये नहीं बनेगा, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, तुम दूसरा ग्राफ बनाओगे, कहीं तुम भी अपना पहले वाला ग्राफ ही खराब कर दो। कई हमारे पास बहुत होशियार बच्चे भी होते हैं जिनको हम पढ़ाते हुए डरते हैं कि हमें ना पढ़ा दें। चलो बेटा ये हो गया। अब मुझे 1.5 ज्यादा दिखाना है, तो यहां पर मान लेते हैं ये ज्यादा हो गया है, 0 पर सेंटर, 0 आर खत्म हो चुका है, आर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1.5 कुछ ऐसा ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ये यहाँ से 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा सरफेस से, तो ये ऐसे, फिर ये लो बेटा, ये ग्राफ अपने ड्रॉ कर लो। डन बेटा, तुम्हारा पोटेंशियल खत्म है।
न्यूमेरिकल्स कल स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे लिंक में। और उसके लिए बेटा अच्छे से मैं चाहता हूं आज जब तुम्हें वीडियो मिलेगी उसके बाद उस दिन इसको कंप्लीट रिवाइज करो, पोटेंशियल को। एक एक चीज बहुत बड़ा है ही नहीं, ढंग से बैठोगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। हर एक फॉर्मूला लिख लो पेज पे, फिर देखते हैं। हाँ एक और पॉइंट बता दूं तुम्हें, वो भी न्यूमेरिकल्स में आएगा। कार्टेशियन सिस्टम रहेगा बेटा, कार्टेशियन सिस्टम वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर वो भी करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा मैं बता देता हूं तुम्हें। वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है उसको क्या लिखेंगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। होता तो सिंपल है, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। और अगर मैं पोटेंशियल निकालने की बात करता हूं तो बेटा वो तो जो पोटेंशियल तुम निकालते हो वो E इंटू डी आर निकालते हो ना, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर। ये डी आर चाहिए, E तो है बट यहाँ पे R है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको डी आर बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी आर एक्स आई कैप, डी आर वाई जे कैप, डी आर जेड के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, डी आर बनाने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये बन गया। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल तो आ जाएगा, क्यों, ई भी है और हमारे पे पोजीशन वेक्टर डी आर भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेटा सामने बोर्ड पे देखिएगा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। क्या चेंज किया मैंने, पोजीशन वेक्टर को dx ले लिया था, ठीक है। तो देख आएगा तो सेम, थोड़ा सा तुम्हें उसमें देखने में ठीक लगे इसलिए मैंने यहाँ पर उसको क्या आर एक्स ले लिया था, सॉरी आर हटा दिया, सिंपल ले लिया। एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कार्टेशियन में, तो पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड में ले लिया मैंने, इजी हो गया। तो पोजीशन वेक्टर को पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। पोजीशन वेक्टर लिया एक्स आई कैप, वाई जे कैप, दैट इज अ जे, एंड जेड के कैप, ठीक है। डेल्टा वी का हमारे पास फॉर्मूला था माइनस ई इंटू डी आर, डी आर बनाने के लिए इस आर का डिफरेंशिएशन किया, डी आर बन गया। एक्स आई कैप का हो गया डी एक्स आई कैप, वाई का हो गया डी वाई जेड कैप, जेड जे कैप, और जेड का हो गया डी जेड के कैप, ठीक है। तो डीवी निकालने के लिए, डेल्टा वी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया माइनस, ठीक है, ई को लिख दिया, पूरा ई लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करके 1 हो जाता है, और बाकियों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये आई कैप तो 0 हो जाएगा। ये हमें वेक्टर के रूल्स पता है ना, डॉट प्रोडक्ट में जब हम चलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ऐसे ही वाई में और जे कैप में जे वाला तो रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। तो ये आ गया बेटा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ये आ गया। न्यूमेरिकल में काम और करना पड़ सकता है, वो भी देख लो। न्यूमेरिकल में इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी पड़ सकती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होती है देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर मैं x की पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो y और z मेरे लिए कांस्टेंट बन जाएंगे, या ये लगा लो 0 बन जाएंगे, सिर्फ फिर x को ही कंसीडर करेंगे। यहां लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट में किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा मेरे पास बनेगा, ये जो dv है, dv इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई एक्स डी एक्स, बस बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहां से अगर मैं ई एक्स निकाल लूं तो आ जाएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स। ये बेटा तुम्हें काम करना पड़ सकता है, कल पता चल जाएगा। 2-3 दिन अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, मिनिमम 2 दिन तो लगेंगे बेटा इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने में। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे ही z के लिए हो जाएगा। तो सिमिलरली ई वाई क्या निकल जाएगा, माइनस डीवी बाई डी वाई माइनस, और ई जेड क्या निकल जाएगा, माइनस डीवी बाई डी जेड। लो बेटा डन, 101% तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है। कार्टेशियन सिस्टम समझ आ गया। न्यूमेरिकल्स के लिए ये कार्टेशियन सिस्टम, इसकी कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं होती है इस टाइप से, ये तुम्हें फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, लेकिन पता तो हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, 3 कंपोनेंट्स में आता है। पोजीशन वेक्टर 3 कंपोनेंट में, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।
थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन ऑल्सो। अगर थोड़ी सी आज एनर्जी वीक रही मेरी तो उसके लिए सॉरी, बट वीडियो को रिपीट कर लेना, पॉइंट्स जरूर क्लियर हो जाएंगे आई श्योर। तो हैव अ नाइस डे बेटा।